दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जो कि हाल ही में होने वाली है, अर्थात इसका डेट फिक्स हो चुका है 17 और 18 फरवरी को ये पेपर होना है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दोस्तों टो सीरीज की श्रृंखला में आज का हमारा जो प्रैक्टिस पेपर होने वाला है वो 8वां है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हिंदी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है। ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत पहला प्रश्न कहता है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो दोहा के ठीक विपरीत जो होता है दोस्तों, वो आपका सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा होता है। सोरठा की अगर बात की जाए तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। और सोरठा दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। और ये आपका इसी के विपरीत अगर हो जाएगा तो ये आपका 13 और 11 मात्राएं हो जाएंगी। तो ये दोस्तों आपका सोरठा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 की अगर बात करते हैं तो ये है, पीपर पास सरिस मंडोला। पीपर पास सरिस मंडोला में आपका अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार बताया गया है वो आपका उपमान अलंकार है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपमान अलंकार। तीसरा क्वेश्चन कहता है, यह है तुलसीदास किसकी कविता है। तो मित्रों तुलसीदास कविता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे की अगर बात की जाए तो इसमें है, गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है। तो गुनाहों का देवता कृति है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार मित्रों हैं धर्मवीर भारती। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण जो है प्रभावित होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यह है, वन वन युग्म का नाम बताइए। वन वन युग्म का नाम बताना है। तो ये दोस्तों पुनरुक्त युग्म हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है। तो सातवां दिया गया है, इनमें शुद्धवर्तनी शब्द है। शुद्धवर्तनी शब्द इसमें पूछा गया है। तो ये आपका कृषांगिनी है, कृषांगी है और कृषांगी है और कृषांगी इस तरह का है। तो ये लगभग लगभग सेम सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा ध्यान से इसको छांटना है और ध्यान से विचार करना, देखना है कि कौन सा सही कृति है। तो सही कृति अगर बात करें दोस्तों तो ये वाला आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये आपका कृषांगी इस तरह लिखा जाएगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो मित्रों पेट भरे मन मोदक से कब का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, अर्थात उसके लिए डट कर मेहनत करना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो चीज़ संभव हो पाता है, केवल सोचने से नहीं होता है। जैसे एक आपकी संस्कृत में श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न सुप्त सिंहस प्रवेशत मुखे मृगा। अर्थात सोचते रहने से वो भोजन आपको नहीं मिल जाएगा, सोचते रहने से कोई कार्य नहीं होगा, वो कार्य करने से होगा। जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में जो है हिरन या उसका जो आहार होता है स्वयं नहीं प्रवेश करता है और उसको शिकार के लिए जाना पड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलता है, कार्य करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन आपका दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सा 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 और हा। ये आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएगा, यानी ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 की अगर बात करी जाए तो विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन दिया है तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी और परोपकारिणी। तो इन चारों विकल्पों में से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका तेजस्वी हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द आपका तेजस्वी हो जाएगा। बाकी ये आपका हंसनी, ये तपस्विनी, परोपकारिणी ये आपके स्त्रीलिंग के शब्द दिए गए हैं। चलिए अब 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर कहता है, यह है वो आप ही चला गया। तो आप इसमें अंडरलाइन किया गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो ये दोस्तों वो आप अगर है तो वो आप अर्थात निज के बारे में निजी उसके भाव हैं, तो ये निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक इसका सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं
तो ये आपका दिया गया है धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका विशेषण दोस्तों वो धुंधला है, उसका गुण कैसा है तो गुण के बारे में बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 13 नंबर आता है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्रिया चुनिए। इस एक वाक्य दिया है, वाक्य में क्रिया चुनना है। तो है मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती हैं। ये आपका जो वाक्य दिया गया है, मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती हैं, तो इसमें बनाती हैं वो क्रिया हो जाएगा, अर्थात वो कार्य कर रही हैं, और क्रिया जो आपका बनाती हैं हो जाएगा। जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना ये क्रिया है, बनाना तो ये आपका क्रिया हो जाएगा, तो क्रिया आपका बनाती है हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला आपका 14 नंबर है। 14 नंबर की अगर बात करें तो है उस जगह, ये अंडरलाइन किया गया है, एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? तो प्रसर्ग की अगर बात करें मित्रों तो इसमें अधिकरण प्रसर्ग है। अधिकरण इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर कहता है कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा हो जाएगा? तो इसका काल की बात करें तो ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल इसके अंतर्गत आएगा, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 16 नंबर की अब बात करते हैं। तो 16 नंबर कहता है दोस्तों है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो ये भर जो शब्द दिया गया है ये अव्यय हो जाएगा। अब 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर कहता है स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण शब्द क्या है? तो स्वर्ण दोस्तों तत्सम है कि देशज है, तद्भव है, विदेशी है। तो स्वर्ण शब्द जो है दोस्तों वो आपका तत्सम है। स्वर्ण का मतलब हो जाएगा सोना, और स्वर्ण शब्द आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। यह अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? तो अट्टालिका आपका तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो अटारी हो जाएगा। अट्टालिका तत्सम शब्द है आपका, इसका तद्भव रूप हो जाएगा अटारी। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर की बात करें तो यह विदेशी शब्द हैं, अर्थात ये विदेशी शब्द कौन सा है? तो ये दोस्तों जादू है। ये आपका विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है, जादू। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20। 20 की अगर बात करते हैं तो ये है कपड़ा का पर्याय है। दोस्तों कपड़ा का पर्याय बताना है, तो ये वसन हो जाएगा। ये आपके तीनों ऑप्शन खारिज हो जाएंगे। वसन मीन्स कपड़ा होता है, ये हो जाएगा। तो कपड़ा का पर्यायवाची आपका वसन हो जाएगा, यही इसमें से चुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कहता है इक्षिप्त शब्द का विलोम। तो इक्षिप्त शब्द का दोस्तों विलोम हो जाएगा, वो अनिक्षिप्त हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 नंबर की बात करते हैं। तो 22 नंबर कहता है कि दिए गए विकल्पों में से गे एक समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो गे जो आपका होता है ये आपका घर से संबंध इसका है, और ये इसका हो जाएगा सदन, भवन और निकेतन। ये तीनों का मतलब घर होता है, तो सदन, भवन और निकेतन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, ये मित्रों है 23 नंबर है। 23 की अगर बात करें तो ये आपका आता है, ये क्वेश्चन कहता है कि वो स्त्री जिसका पति जो है प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द बताना है। तो इसमें अनेक तथ्य मिल रहे हैं आपको। तो इसमें आपका वो स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला है और प्रदेश से लौटा है, तो कई कन्फ्यूजन इस प्रकार के जो वाक्य में होते रहते हैं। तो ये आपका है वो स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला है, इसके लिए आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। और दोस्तों अगर बात करें कि वो स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, तो लौटा हो के लिए आपका जो हो जाएगा ये आपका आगत पतिका हो जाएगा। ये आपका उस समय उस कंडीशन में आपका ये वाला ऑप्शन होगा। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न के आधार पर अगर देखा जाए, वो स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, इसके लिए एक शब्द की अगर बात की जाएगी तो ये आगस्मिष्ट पतिका हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। 24 की बात कर लेते हैं। तो 24 नंबर कहता है सधवा शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। तो सधवा एक आपका शब्द है, इसके लिए वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य फिट बैठेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो जिस स्त्री के पुत्र के पति ना हो, अर्थात जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसको कहते हैं सधवा, या वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, या जिस स्त्री का पति जीवित हो, या वो स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। तो इस
प्रकार के वाक्यों यानी 4 विकल्प में से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको कहते हैं सधवा। तो ये आपका सवाल के अनुसार दिया गया है। ये आपका प्रश्न दिया है, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है, तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए सधवा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर। 25 की अगर बात करें तो ये कहता है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ये दुर्लभ वस्तु हो जाएगी। वो अक्सर लोग कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आप गूलर के फूल हो गए, यानी कि दुर्लभ हो गए, आपका दर्शन जो है दुर्लभ हो गया। तो ये दुर्लभ वस्तु को गूलर का फूल मुहावरे में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला आता है, अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। 26 की अगर बात करें तो यह कच्छ का अर्थ होता है। तो दोस्तों कच्छ का जो अर्थ होता है वो कमरा और कांख से होता है। कच्छ का जो अर्थ होता है वो कमरा और कांख, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है। 27 की बात करें तो अपमान का उपसर्ग है, तो अपमान दोस्तों उपसर्ग आपका हो जाएगा अप हो जाएगा। अपमान का जो उपसर्ग होगा अप हो जाएगा। फिर आते हैं 28 नंबर पर। तो 28 नंबर कहता है कि गुड़ा केश का संधि विच्छेद है, तो इसको संधि विच्छेद अगर बात करें तो गुड़ा धन केश है, गुड़ा के धन ईस है, या गुड़ धन आकेश है, तो ये आपके सब गलत हो जाएंगे। आपका सही जो होगा ऑप्शन सी होगा, गुड़ा का धन ईस, ये गुड़ा केश हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर की बात करते हैं। यह निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण की अगर बात करें मित्रों तो आपका पीताम्बर हो जाता है, पीताम्बर हो जाता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आपका 30 नंबर है। 30 नंबर कहता है कि मैंने विद्यालय जाना है। तो मैंने विद्यालय जाना है ये तो कोई शब्द होगा नहीं, तो इसमें अशुद्ध छांटना है हमको। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो मुझे विद्यालय जाना है, ये आपका मैंने यहाँ पर गलत है और अशुद्ध ही बताना है, अशुद्ध शब्द मैंने हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 31 से लेकर के और 35 तक का दिया गया है। ये गद्यांश को पढ़ना है और इसके आधार पर उत्तर देने हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है, हम मनुष्यों का कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना प्रारंभ करते हैं और हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हमारी शिक्षा का जो स्तर है और लक्ष्य है इसके आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग है, और शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपने को साकार करती है। ये मनुष्य के जीवन में बहुमूल रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया, मिटाया नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। यश द्वारा पूछे गए प्रश्न कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर द्वारा उनका उत्तर दिया गया, विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। ये आपका जो आपका गद्यांश दिया गया है और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, वो बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों लेखक जो उदाहरण प्रस्तुत करता है वो महाभारत के यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को, जो उनके बीच में संवाद हुआ था, अर्थात यक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे उसके आधार पर, इस गद्यांश के आधार पर इसमें पहले पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो ये प्रस्तुत कर रहा है, अर्थात महाभारत के यक्ष और युधिष्ठिर संवाद को प्रस्तुत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 की अगर बात करें तो यह विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? तो दोस्तों विद्या ही होता है, आपका ज्ञान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना 33 नंबर कहता है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो ये शीर्षक आपको हो जाएगा शिक्षा का महत्व। शिक्षा के महत्व के बारे में इसमें चर्चा की गई है गद्यांश में। चलिए अगला बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 की बात करें तो कहता है, दिए गए विकल्पों में गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, यानी उसके विरुद्ध कौन सा है? तो आपका इसमें विपरीत छांटना है। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रगति है, दुर्गति है, मंद है और आयतन है। तो इसमें जो आपका विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मंद। मंद इसमें करेक्ट आंसर, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखते हैं। दोस्तों 35 नंबर कहता है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक
जो शब्द आपका समानार्थी नहीं है उस शब्द का चयन करना जो समानार्थी नहीं है। इस प्रश्न में कहता है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। विचित्र आपका ये एक शब्द है जिसके 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं और एक इसमें नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो ये छांटना है। अब ये आपका जो दोस्तों रहस्यमय है, रहस्यमय आपका विचित्र का पर्यायवाची यानी कि उसका अर्थ नहीं हो सकता है। विलक्षण, अनूठा और भिन्न ये विचित्र के समानार्थी शब्द हो जाते हैं, लेकिन ये आपका रहस्यमय नहीं होगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा सी, रहस्यमय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 36 नंबर है। 36 की बात करते हैं तो कहता है दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। अब यहाँ आपको पढ़ते हैं प्रश्न जो दिया गया है, यानी आपका जो सेंटेंस दिया गया है, गांधी जी सत्य अहिंसा में विश्वास करते थे। तो गांधी जी जो थे ये सत्य अहिंसा में विश्वास करते थे, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, सत्य या अहिंसा में। तो आपका ये 2 वाला जो पोर्शन होगा ये गलत हो जाएगा, ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका 37 नंबर आता है अगला क्वेश्चन। तो ये है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब इस 4 विकल्प के माध्यम से आपको चुनना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो वो शब्द अगर देखा जाए तो आपका विभीषिका हो जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभीषिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हिंदी का पोर्शन समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका सामान्य ज्ञान का आता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न को अगर देखें तो ये आपका 38 नंबर से शुरू होता है। यह है अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये दोस्तों जो आयोजन इसका हुआ था ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। फिर आते हैं 39 नंबर पर। तो 39 नंबर कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये आपका 829 आपका ये जनसंख्या घनत्व है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है और इसके आगे कोई जनगणना हुई नहीं है, तो यही आधार माना जाएगा और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 की बात करें तो यह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। कहाँ पर कौन सा स्थान है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो वो आपका देवप्रयाग हो जाएगा। ये नदियों वाले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा देवप्रयाग। देवप्रयाग ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करी जाए तो ये है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। मुंबई में किया गया है, मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर। यह है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसल है वो गन्ना है, ये याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये आपका उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल गन्ना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 43 नंबर। 43 की अगर बात करी जाए तो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है। तो आपका जिला मेरठ जिला हो जाएगा, मेरठ जिले में स्थित है। फिर आता है 44 नंबर। 44 की अगर बात करी जाए तो 44 नंबर कहता है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये आपका दोस्तों पल्लव राजवंश के दौरान किया गया था, यानी ये जो राजवंश था पल्लव राजवंश था और इसके दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 45 नंबर। 45 कहता है जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा अभ्यास आग्नेय शास्त्र फर्स्ट का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है। ये दोस्तों पूर्वी लद्दाख में किया गया है, ये ध्यान रखना है। पूर्वी लद्दाख इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर। 46 नंबर कहता है मित्रों मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए जो प्रयुक्त दर्पण होता है, अर्थात जो बड़ी से छोटी गाड़ियां सभी गाड़ियों में होता है, यहाँ जो साइड में मिरर लगा होता है, दर्पण होता है, वो क्या होता है। उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका उत्तर आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर आज तक आपको कन्फ्यूजन रही हो तो ये समझ लीजिए इसका उत्तल दर्पण होता है जो साइड शीशे के रूप में लगाया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 47 नंबर। 47 नंबर कहता है कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों और खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में सोख लिया जाता है। तो दोस्तों छोटी आंत में सोख लिया जाता है,
छोटी आंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 48 नंबर। 48 नंबर कहता है नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये इसका आयोजन दोस्तों शिलांग में हुआ है। शिलांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला आपका 49 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान कैसा है? क्या कठोर है, क्या लचीला है? ना कठोर और ना लचीला है, लेकिन आपका जो संविधान है मित्रों वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है अपने भारत देश का संविधान, भारतीय संविधान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 50 नंबर। 50 की बात करें तो कहता है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों वृंदावन में स्थित है। वृंदावन इसका सही जवाब होगा। अगला आता है 51 नंबर। ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हिंदी कब मनाया जाता है? तो मित्रों ये 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलिए अगला देखते हैं 52 नंबर। 52 कहता है कि विटामिन B3 यानी नियासिन इसका नाम है की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो रोग का नाम होता है वो पेलाग्रा रोग होता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। 53 की अगर बात की जाए तो यह है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल यानी प्लेटोरियम स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो जवाहर तारामंडल या प्लेनेटोरियम जो ऊपर अवस्थित है वो आपका दोस्तों प्रयागराज में अवस्थित है। प्रयागराज इसका सही जवाब होगा। फिर आता है 54 नंबर। 54 की बात करते हैं तो ये कहता है कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी, एक ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। तो वो कौन सी ग्रंथि होती है? तो मित्रों वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि में अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 55 नंबर। तो यह प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष विरूपाक्ष मंदिर जो आपका है ये हम्पी में अवस्थित है। हम्पी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 56 नंबर है। 56 नंबर कहता है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्रेय की अगर बात करें दोस्तों तो ये गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है 57 नंबर। 57 की बात करें तो यह है दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों पुष्पा भारती को प्रदान करने की घोषणा की गई है। पुष्पा भारती इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आता है 58 नंबर। मित्रों 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया नेगेटिव में। तो ये आपका जालौन उरई, भदोई ज्ञानपुर, कुशीनगर कौशाम्बी और ये अम्बेडकर नगर अकबरपुर। तो इसमें कौन जो है ये सुमेलित नहीं है, अर्थात किसका सुमेलन गलत है? तो ये आपका कुशीनगर कौशाम्बी हो जाएगा। 58 नंबर आपका जो है गलत हो जाएगा, इसका सुमेलन नहीं है, बाकी सबका सभी सुमेलित हैं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर कहता है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। तो किस विषय के लिए दिया गया था? तो ये दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार जो प्रथम था वो दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर की बात करते हैं। तो 60 नंबर कहता है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो कितनी अवधि के लिए होता है? तो मित्रों वो जो है 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 61 नंबर। 61 नंबर कहता है कि मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका जो अनुच्छेद है मित्रों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 110। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। 62 कहता है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा मित्रों जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका ये गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका आता है 63 नंबर। 63 नंबर कहता है कि झूम किसे कहते हैं? झूम किसे कहते हैं? तो ये आपका एक लोक नृत्य है या एक नदी घाटी का नाम है या खेती की पद्धति है, जनजाति है? तो मित्रों जो झूम है ये एक खेती की पद्धति है।
ये खेती की पद्धति है और सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर की बात करें तो ये कहता है कि प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है, जो प्रसिद्ध मेला है और मेला लगता है यहाँ। तो ये आपका प्रसिद्ध मेलों में, इसकी प्रसिद्ध मेलों की श्रेणी में आता है देवा शरीफ का मेला, जो कि बाराबंकी में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है 65 नंबर। 65 की बात करें तो 65 नंबर कहता है कि अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ से किया? तो दोस्तों अयोध्या से किया। अयोध्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजकल अयोध्या काफ़ी चर्चा में रहता है, तो अयोध्या से इसकी शुरुआत की गई है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है। यह एक राज्य को संघ और सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो दोस्तों ये संसद को प्राप्त है। संसद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका 67 नंबर आता है। 67 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो ये क्या है? तो इसका नाम है सिरोसिस। सिरोसिस जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित जो है नहीं होता है। 68 नंबर की बात करें दोस्तों तो 68 नंबर कहता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा होता है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। फिर आते हैं 69 नंबर पर। 69 नंबर कहता है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो ये आपका लिपू लेख जो कि उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेख जो दर्रा है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला आता है 70 की अगर बात करी जाए तो 70 नंबर कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तर में, तो यही आपका ये फैला हुआ है। ये वीडियो आपको एक आपका भूगोल चैप्टर में बताया गया है। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में आपको पूरा मिल जाएगा, डिटेल से आप पढ़ सकते हैं जाकर। तो ये आपका प्रश्न आपका जो है 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर के और 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर तक का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 71 नंबर। 71 की अगर बात की जाए तो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं में आपका गोंड, जौनसारी, थारू ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर की बात करते हैं। तो ये है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है मित्रों। तो आर्य समाज की अगर बात करें तो आर्य समाज का मिलान आपका हो जाएगा। एक तरफ तो धर्म सुधार आंदोलन दिया है, एक तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। अब ये आपका आर्य समाज की अगर बात करें तो आर्य समाज जो होता है ये स्वामी दयानंद सरस्वती है, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित है। वेद समाज जो आपका है ये केशव चंद्र सेन एंड के श्रीधरलू नायडू हैं, और ये प्रार्थना समाज आपका आत्माराम पांडुरंग से संबंधित है। अब अगर जानकारी के तौर पर इसको लिखना चाहें तो ये बी, सी और डी इस तरह लिख देते हैं, 1 2 करके 1 2 3 और 4 लिख लेते हैं। तो 1 का आपका बी पे जाता है, और 2 का आपका ये पे जाता है, सी का डी पे जाता है, और डी का चौथे का सी पे जाता है, यानी बी ए डी सी। तो बी ए डी सी आपका किस में मिल रहा है? तो बी ए डी और सी आपका बी ऑप्शन में मिल रहा है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये दिया गया है अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह आता है, इसका उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो ये बताना है कि किसके बीच सही मेल है। क्या असहयोग आंदोलन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका मेल सही है, या स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर है, या भारतीय राष्ट्रीय सेना है जो सुभाष चंद्र बोस है, या स्वराज पार्टी महात्मा गांधी है? तो इसका सही जो सुमेल हो जाएगा मित्रों आपका सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना जो कि सुभाष चंद्र बोस की थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले की अगर बात करें तो अगला आपका है 75 नंबर। 75 नंबर कहता है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, अर्थात निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये दोस्तों संबंध इसका नक्सले से है, यानी नक्सले से
ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नक्सर से। तो दोस्तों ये रहे आज के 75 क्वेश्चन। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।